Hey, hi friends. So we're continuing with the fourth video of our human physiology video और ये human physiology का चौथा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 19 excretory product and their elimination. So let's get started. Basic stuff that ये वीडियो जो है हिंदी में होगा. केवल ज़्यादा कुछ नहीं है, NCERT के लेवल पे ये वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट जैसे चल रहा है अभी तक. So let's get started. Animal accumulated ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, iron and like sodium, potassium, chloride, phosphate and sulfate. So basically यहाँ पर बात हो रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारी बॉडी में किस किस तरीके के अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद हैं. हम चीज़ें खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें से वो सारी की सारी अच्छी ही हों. कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं. जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं या जो चीज़ें एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी में मौजूद है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको कोशिश की जाती है कि बाहर निकालने के लिए. अब उसके अंदर आते हैं आपके एनिमल, जो धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन होता है वो किस किस चीज़ का होता है. एनिमल्स की बात हो रही है, हम केवल और केवल ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं. एनिमल्स में क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अब ये जो तीनों हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये एक ही चीज़ के अलग अलग डेरिवेटिव हैं और ये है नाइट्रोजन के डेरिवेटिव. बॉडी में आपका नाइट्रोजन, हम सोर्सेज से, अदर सोर्सेज से नाइट्रोजन को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन का बाहर निकालना है, अब नाइट्रोजन क्या होता है? बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया की फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो. ठीक है, वो आगे आगे डिस्कस करेंगे हम. तो ये क्या चीज़ है? ये हो गया हमारा बेसिक स्टफ के नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप बॉडी में नहीं रख सकते, आपको वो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा. वाटर इज़ नॉट दैट मच ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, बट ऑब्वियसली अगर आप ये एक्सेस में बॉडी में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड का जो वॉल्यूम है कितना है, 5 से 5.5 लीटर एक बॉडी में ब्लड मिलता है. अगर 5-5.5 लीटर से ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है. तो आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए पानी को भी बॉडी में एक प्रिसाइज वॉल्यूम रहता है, एक रेंज रहती है, उसके बीच में ही रहना चाहिए. तो वाटर उसके अंदर आ जाएगा. एंड आयंस भी सेम चीज़ को, आयन एक गोल्डन रूल है. इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपको समझना है तो एक गोल्डन रूल है. वो गोल्डन रूल ये कहता है कि आयंस जहाँ कहीं भी जाएंगे पानी उसको फॉलो करेगा. आयंस क्या होते हैं? पोलर होते हैं. वाटर पोलर होता है. तो जहाँ कहीं आयन जिस भी दिशा में जाएगा पानी उसको पीछे पीछे फॉलो करने की कोशिश करेगा. तो ऑब्वियसली अगर आपके ब्लड में ही आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा तो पानी उसको फॉलो करेगा. अब पानी उसको फॉलो करेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. तो उसको इसी तरीके से अब जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको निकालना पड़ेगा. सेम इज़ इक्वली वैलिड फॉर फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयंस, जो भी डिफरेंट तरीके के आयंस होते हैं उनको निकालना है बॉडी से, आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय द अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन. तो या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से आपका बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं जो आपको यूटिलाइज नहीं करने हैं, आपको बॉडी से बाहर फेंक देना है, या फिर आपने ज़्यादा खा लिया है, ज़्यादा बॉडी में इनटेक कर लिया है, इसलिए आपको उसको निकालना पड़ेगा. ओके, सो दीज सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली. इनको आधा या पूरा बॉडी से निकालना पड़ता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन टू द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि इन चीज़ों को किस तरीके से बाहर बॉडी से निकाला जा सकता है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? वो रहेगा नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर, कि नाइट्रोजन से डिराइव जो वेस्ट है कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो उनको बॉडी से किस तरीके से निकाला जाए. अब अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स. ओके, एनिमल्स की बात हो रही है. कुछ अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं, कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं. अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. ओके, इसको हम अगर देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं. अब मान लीजिए आप ले रहे हैं प्रोटीन. अब प्रोटीन किसका बना होता है? एक लंबी का, एक अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन को आप अगर बोलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन बन जाएगा. अब प्रोटीन खुद बना हुआ है अमाइनो एसिड से. ठीक है, प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से. और अमाइनो एसिड का बेसिक फार्मूला क्या होता है? एक सेंट्रल कार्बन, एक COOH, NH3 प्लस आपका H और R. सो ये जो अमाइनो ग्रुप है, ओके, सो इसको बाहर निकालना है. तो ये यहाँ से इस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को आपने ले लिया. अब ये अमाइनो ग्रुप जो है भाई, एक यहाँ से आ गया नाइट्रोजनस वेस्ट. ऑब्वियसली आपका जो न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो आपके बने होते हैं नंबर 1 शुगर, पेंटोज शुगर आपका, प्लस फॉस्फेट
और आपका तीसरा मेन चीज़ नाइट्रोजनस बेसिस। इन नाइट्रोजनस बेसिस से आपका आ जाएगा दूसरा अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो ग्रुप तीनों तरीके के एनिमल में, अगर हम बात करें फिशेस में, मैमल्स में और बर्ड्स में, अगर हम बात करते हैं फिश में, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अमोनिया जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। अगर ज़्यादा पानी चाहिए, भाई इन तीनों में से कौन पानी में रहता है? ऑब्वियसली फिशेस। तो फिशेस जो है अमोनिया का इस्तेमाल करती हैं बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। जहाँ तक बात आ जाती है मैमल्स की, मैमल्स इस्तेमाल करते हैं ये अमोनिया से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, बिकॉज एनिमल्स थोड़ा सा वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूरिन में उनके वाटर का कंटेंट होता है। तो ये आ गया यूरिया। अब यूरिया से भी थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा कम आपको टॉक्सिसिटी चाहिए और कम पानी का इस्तेमाल करना है, तो यूरिक एसिड, जो कि एक पैलेट या एक पेस्ट की फॉर्म में बर्ड्स जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब इसी सेम चीज़ को चलिए यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एनसीईआरटी इसको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हम देख रहे हैं सभी के सभी कहाँ से आ रहे हैं, नाइट्रोजन का एक ही लाइक पाथवे कंटिन्यू हो रहा है। Nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic and required large amount of water for its elimination. अमोनिया को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए निकालने के लिए, इसलिए फिशेज में मिलता है। एंड आफ्टर दैट whereas the uric acid being the least toxic, so इसमें बीच में आ गया यूरिया और उससे कम टॉक्सिक हो गया यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड being the least toxic can be removed with minimum loss of water. बिल्कुल पानी चाहिए ही नहीं। अब चिड़िया अगर सारा दिन पानी पीती रहेगी तो भाई वो उड़ेगी कितना? वाह, मतलब कि इट वाज ऑब्वियसली मेक सेंस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो उसने इसी तरीके से उसको बनाए। अब इसको किस तरीके, मछली को किसी भी तरीके का ज़रूरत नहीं, पानी इतना सारा है, अमोनिया चाहे जितना मर्जी टॉक्सिक हो, पानी की कंसंट्रेशन अगर आपकी इतनी हाई है तो आप अमोनिया को भी निकाल सकते हैं बॉडी से बिना किसी परेशानी के। द प्रोसेस ऑफ excreting अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिज्म। अब ये जो अमोनिया को निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक। मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। मेक सेंस कि जितने भी एक्वेटिक वाले हैं वो सारे के सारे अमोनोटेलिक होंगे। अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस एंड थ्रू द गिल्स ऑन टू द सर्फेस। बहुत ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज होकर के गिल्स से बाहर निकाल दी जाती है एज द अमोनियम आयंस की फॉर्म में, और पानी में चला जाता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई रोल नहीं है ज़्यादा इस चीज़ के में। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन necessitated the production of the lesser toxic nitrogenous waste like urea and the uric acid. अब टेरेस्ट्रियल वाले जो है पानी में तो हर वक्त रहते नहीं है, पानी में नहीं रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए जिसको कि वो कम पानी के साथ निकाल सके। एंड nitrogenous waste like urea and the uric acid for the conservation of water के conservation के लिए। Mammal, many terrestrial amphibians and the marine fishes mainly, okay this is important कि mammal, many terrestrial amphibians we're talking about, and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic। जो यूरिया निकालेंगे उनका नाम हो जाएगा यूरियोटेलिक। अमोनिया produced by the metabolism of the conversion into the urea in the liver। okay, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए अगर आप मार्क कर सकें तो। कहाँ था आपका? अमोनिया इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ओके, ammonia is being produced by the metabolism is converted into urea and in the liver। okay, कहाँ बनता है? liver में बनता है of these animals and is released into the blood which is being filtered and excreted out by the kidney। ये आपका हो गया मेन चीज़ें। कहाँ हो रहा है अमोनिया? कहाँ से, मतलब ये जो रिएक्शन थी, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन, ये जो इतनी रिएक्शन है, ये कहाँ पे हो रही है कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकालना, ये हो रहा है आपका लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर आपने अमाइनो एसिड पकड़ा, उसमें से उसका अमाइनो ग्रुप निकाल दिया। अमाइनो ग्रुप निकालने के बाद अब उसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में? यूरिया में। अब यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप इसको देखेंगे,
ये है यूरिया का फॉर्मूला C++O और NH2। अब ये अगर यूरिया का फॉर्मूला है तो क्या क्या आ रहा है इसमें, एक अमाइनो ग्रुप ले लो एक अमाइनो एसिड से, ये अलग दूसरा अमाइनो एसिड से अलग अगला अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन हो रहा होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, है ना। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है वो कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, वो यूरिया बनाने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया जो ग्रुप आ रहे हैं कहाँ से, अमाइनो एसिड से, ये दोनों मिलकर आपका यूरिया बना देंगे। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं कि ये कहना चाहा है कि ये लीजिए, हाँ, some amount of urea may be retained in the kidney matrix and some of these animals to maintain the desired osmolarity। भाई आप इसको एक टूल की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में क्या मेंटेन रखना है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी है। आप अमोनिया बाहर निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके के आयंस को बाहर निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, ताकि पानी का जो फ्लो है बाहर सेल के अंदर या सेल के बाहर जो पानी का फ्लो है वो रेगुलेट किया जा सके। ओके, सो इसके लिए अब आप उसको, भाई कभी ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है ना कि आपका जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा हाइपोटोनिक होता जा रहा है, आयंस कम होते जा रहे हैं, उस टाइम पर यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब बात कर रहे हैं इन बर्ड्स और रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स के बारे में, और ये किसकी फॉर्म में इसको बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। एंड दैट टू इनटू द फॉर्म ऑफ पैलेट, या तो पैलेट की फॉर्म में, क्योंकि पानी का तो इस्तेमाल होना नहीं है, सबसे ज़्यादा कंजर्व यही पानी कर रहे हैं। और पेस्ट with a minimum loss of the water and called uricoteric animals। okay, so हमारा होगा अमोनोटेरिक, यूरियोटेरिक एंड यूरिकोटेरिक। अब पिछला जो पेज था उसमें हमने ये देखा कि अलग अलग फिजियोलॉजी कौन कौन सी हैं जिनसे कि अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला, जैसे कि फिजियोलॉजी। ये पर्टिकुलर पेज है आपका स्ट्रक्चर के बारे में कि अलग अलग एनिमल्स में किस किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनिमल किंगडम में आपको तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, दो मेन कैटेगरी कौन सी है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अभी बात कर रहे हैं हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। सो इन टू मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, केवल इस ट्यूब्स की फॉर्म्स में होते हैं। एज यू कैन सी कि मेल्पिगिन ट्यूब्यूल्स हो गए, ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रेडिया हो गया। ओके, एंड आप किसकी बात हो रही है, इनवर्टिब्रेट्स की। सो इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, वेयर इज द वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड किडनी, और किडनी को हमने डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। तो सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। कौन कौन से स्ट्रक्चर कुछ मेंशन्ड है, प्रोटोनेफ्रिडिया और द फ्लेम सेल। ये जो पहला दिख रहा है आपको प्लेटी हेलमिन्थ्स का, प्रोटोनेफ्रिडिया और द फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनटू द प्लेटी हेलमिन्थ्स फ्लैटवर्म और द प्लेनेरिया। सो ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में ये किस तरीके से ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको डिटेल में ऊपर से देखेंगे तो ये ट्यूब्यूल्स में एक होता है फ्लेम सेल्स। तो ये फ्लेम बल्ब आप देख सकते हैं। तो एक सेल इस तरीके से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट लेती है और उसको इस तरीके से ट्यूब्स में एक जगह से दूसरी जगह से बाहर निकाल दिया जा सकता है बॉडी से। ओके, ये होगा आपका प्रोटोनेफ्रिडिया। रोटिफर्स, सम एनालिट्स एंड लाइक cephalochordates like amphibians and protonephridia are the primary concern with the ionic and the fluid volume regulation। मेन काम क्या है इनका, मेन काम है आयनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। अब जहाँ पर आयन का रेगुलेशन होगा वहाँ पर वॉल्यूम का, फ्लूइड के वॉल्यूम का रेगुलेशन अपने आप होगा। गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि जहाँ पर आयन जाएंगे पानी उसके पीछे पीछे जाएगा। तो ऑब्वियसली आयनिक का अगर आप मेंटेन कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, तो पानी अपने आप मैनेज हो जाएगा। दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन, और इसी चीज़ को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला मतलब नेफ्रीडिया द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब ये हो गया, ये तो था प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि नेफ्रीडिया द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म एंड अदर एनालिट्स, और उसमें क्या होगा, नेफ्रीडिया होगा। उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बोल देते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड द आयनिक बैलेंस। सेम थिंग, हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है, फ्लूइड को मेंटेन करना है, वॉल्यूम को, और आयनिक बैलेंस। तो ये चीज़ें आपस में रिलेटेड है।
अब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट का एग्जांपल है, ये इसका देख सकते हैं आप, ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और कॉकरोच में भी आपको दिख जाएगा, जो हमारा पुराना चैप्टर है उसमें। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, ओके, कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑब्वियसली टू द ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल। कि ऑस्मो रेगुलेशन में आपकी दोनों चीज़ आ गई, आपका आयनिक बैलेंस प्लस फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस। इसके बाद है एंटीनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इनटू द क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो ये प्रॉन्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन ग्लैंड है। अब ग्रीन ग्लैंड को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ऑब्वियसली सब में क्या होगा, एक छलनी की तरह चीज़ें छानी जाएंगी, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा और उसको एक ट्यूब के सहारे से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी का कॉम्प्लिकेटेड रूप है हमारा किडनी, ठीक है। तो ये पहला जो पैराग्राफ रहा उसके अंदर हमने अलग अलग जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि उनमें अलग अलग किस किस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि ये क्या क्या चीज़ों का बना होता है और किस तरीके से काम करता है। स्ट्रक्चर अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होंगी आपकी, लेफ्ट और राइट। वन पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो किडनी से जो ट्यूब्यूल निकलेगा जो कि यूरिन को लेकर के जाएगा ब्लैडर तक, उसको यूरेटर बोला जाता है। वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक एक किडनी से एक एक यूरेटर निकल रहा है। यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक ही यूरिथ्रा होगा जिससे कि जो एक्सक्रीशन होगा, ओके। किडनी are the reddish brown bean shaped structure situated between the level of the last thoracic and the third lumbar vertebrae close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। आसान भाषा में बोल रहे हैं कि आखिरी थोरेसिक वर्टेब्रा ले लीजिए और थर्ड लंबर वर्टेब्रा ले लीजिए, इन दोनों के बीच में आपकी दोनों की दोनों किडनी लगभग ये सिचुएशन होती है, पोजीशन होती है किडनीज की, ओके। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर समवेयर अराउंड 10 to 12 centimeters in length, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter into the thickness, with an average of the surface of 120 to 170 gram। भाई इतने इसकी डायमेंशन हो गई। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is the notch called as hilum। ये आपका अंदर की तरफ जो बीन शेप्ड होती है ना, ये जो पोजीशन है इसको कहा जाता है हिलम। ये यहाँ पर ये जो है हिलम हो गया। यहाँ पर आपका ब्लड वेसल अंदर जाना बाहर आना, यूरेटर अंदर जाना बाहर आना, और आपका नर्व तब भी यहीं से अंदर और बाहर जाती हैं, इसलिए ये इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा इन्वेजिनेटेड होता है। नाउ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड एज हिलम, ओके। ये कर दिया हमने। थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल एंड द नर्व्स एंटर, ये चीज़ अंदर जाती है। इनर टू द हिलम इज अ ब्रॉडर फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड इज द रीनल पेल्विस, ओके। सो ये रीनल पेल्विस वाला अगर एरिया आपको यहाँ पर देखें थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखा रहा है, ये है रीनल पेल्विस, ठीक है, जहाँ से यूरिन को कलेक्ट करना है, ओके, पेल्विस में मेन। अब फनल शेप्ड कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलिसिस, ओके। कैलिसिस, जो ये प्रोजेक्शंस निकल रही है, फनल्स हैं, ये हो गया तुम्हारे कैलिसिस। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, कैलिसिस नहीं दिया हुआ है, ओके। सो ये हो गया आपका कैलिसिस, जो आपके सारा यूरिन को इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। अब इसके बाद इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, 2 जोन है। आउटर को कॉर्टेक्स बोल देते हैं, इनर वाले को मेडुला। सो ये आपका जो बाहर का जो ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बाहर का ये कॉर्टिकल रीजन है, और इसके अलावा ये वाला रीजन है ये अंदर का मेडुलरी। सो मेडुला और कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल कॉर्टेक्स। द मेडुला इज डिवाइडेड into few conical masses, medullary pyramids, and projecting into the calyces, which is singularly known as the calyx। तो इसके अंदर आप एक न्यूरॉन का नेफ्रॉन का पोजीशन देखिए, ये इस तरीके से नेफ्रॉन है और ये इस तरीके से कैलिसिस में जाता है और अपना सारा कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी यूरिन है वो इकट्ठा करता है। वो नलियाँ आपस में मिलती हैं कैलिसिस, फिर आपस में वो रीनल पेल्विस में मिलती हैं जाकर, और पेल्विस के बाद रीनल यूरेटर में वो सारा का सारा यूरिन ड्रॉप वाइज जाता रहता है और धीरे धीरे कहाँ कलेक्ट होता रहता है, ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। जब ये ब्लैडर पूरा भर जाता है तब आपको अर्ज होती है कि आपको यूरिनेशन करना है, ओके।
चलिए ये किडनी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको बाहर थोड़ा सा लाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन। अब इसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका मेडुला। अब मेडुला में जो आपको लकीरें दिख रही हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये हो गए आपके कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से यूरिन कलेक्ट करने के बाद वो भेजेंगे कहाँ पे, कैलिसिस में। अब कैलिसिस में भी माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो कैलिसिस में चला गया। अब कैलिसिस के बाद जाएगा पेल्विस में यूरिन, और पेल्विस कहाँ जाके खुलता है, आपका यूरेटर में। तो ये हो गया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि एनसीईआरटी लेवल वाली वीडियो चल रही है, तो एटलीस्ट ये जो इमेज है वो आपको एक रियल आइडिया देगी एज़ कम्पेयर टू ये वाली इमेज। आउटर वाला कॉर्टेक्स, ये कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पर फिर कैलिसिस, मेजर माइनर कैलिसिस, फिर पेल्विस और फिर यूरेटर। और बोल रहा है कि मेडुलरी पिरामिड्स आर रीनल कॉलम कॉल्ड एज द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। उसको स्पेशल नाम दे दिया, मेडुलरी पिरामिड्स को स्पेशल नाम दे दिया कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। बर्टिनी ने खोजे होंगे तो उसने नाम दे दिया होगा। अब ईच किडनी हैज़ नियरली समवेयर अराउंड 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द नेफ्रॉन। और यहाँ पर एक नेफ्रॉन की इस तरीके से यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है एक। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप इसको, जब ये निकाला अलग से निकाल के देख रहे हैं तो इस तरीके से ये आपका एक नेफ्रॉन की पोजीशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट, जो कि उसकी सबसे बेसिक यूनिट है। ऑब्वियसली न्यूरॉन ब्रेन की बेसिक यूनिट है, नेफ्रॉन किडनी की बेसिक यूनिट है, हेपेटोसाइट लिवर की बेसिक यूनिट है। तो इस तरीके से ये सबकी बेसिक यूनिट्स हो गई। Which is a functional unit and each nephron has got two parts, दो पार्ट है mainly, and the glomerulus and the renal tubule। एक तो ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट हो गया, इतना वाला जो यहाँ पे छने की चीज़ें, ओके। और उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल, ये सारा रीनल ट्यूब्यूल हो गया, उसको भी हम डिटेल में अभी देख लेंगे। एंड ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टेरियोल एंड अ फाइन। ओके, अब जो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको एक बार हम थोड़ा सा पहले सिंपल वाले में देख लेंगे और फिर एक बार थोड़ा सा मीडियम और फिर एक डिटेल वाला। तो बेसिक यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन अगर बेसिक यूनिट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस, जहाँ पर चीज़ें छनेंगी ब्लड को। आफरेंट, आफरेंट ए है ना, बोला आ, इधर आ। एंड एक हो गया आफरेंट आर्टेरियोल, एक होगा इफरेंट। इफरेंट का मतलब ई से एग्जिट, ए से आना। सो आफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रहा है ब्लड को और उसको लेके जाएगा इफरेंट आर्टेरियल। सो ये सिंपल स्ट्रक्चर में आप देखो पहले इधर, ये ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरी का नेटवर्क होगा, यहाँ पे चीज़ें छनेंगी। और जो किडनी जो नेफ्रॉन वाला पोर्शन रहेगा वो ये आपका बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के बाद यहाँ पर आकर आ गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम में ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, एक प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि गुड़मुड़ मतलब कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड ट्यूब्यूल, ट्यूब तो है ही। अब इसके बाद आ गया आपका लूप ऑफ हेनले। ओके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रहेगा एक, और एक रहेगा ऊपर जाने वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल, ये तो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पास में जो कि ऐसे घुचुड़ मुचुड़ वाला जो ट्यूब्यूल था उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ये खोल के दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन होता इस तरीके से नहीं है। वो देख लेंगे किस तरीके से एक्चुअली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड वाला पोर्शन होता है ना, वो घूम फिर के यहाँ पर लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्लोमेरुलस हो गया और आपका बाकी जो नीचे वाला पोर्शन हो गया रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरी, एक अच्छी तरह से स्टफ किया हुआ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरी के स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब फॉर्म्ड बाय द आफरेंट आर्टरी। आफरेंट मतलब कि जो लेके आ रहा है ब्लड। अ फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, बहुत फाइन होती है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस में इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियल। ई फॉर एग्जिट, जो लेके जाएगा वो इफरेंट आर्टेरियल द्वारा लेके जाया जाएगा। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक द स्ट्रक्चर नोन एज द बोमेन कैप्सूल। ये हो गया आपका एक लेयर और ये हो गई आपकी दूसरी लेयर। कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। अब विच इंक्लूजेस द ग्लोमेरुलस, और वो ग्लोमेरुलस को ऐसे पकड़े हुए जकड़े हुए। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमन कैप्सूल इज नोन एज, इज कॉल्ड एज द मेल्पिगियन बॉडी और द रीनल कॉप्सिकल। ये इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर दोनों को मिलाकर ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल को मिलाकर क्या बोला जाता है, मेल्पिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स। The tubule continues further to the high coiled network known as the proximal convoluted tubule। नाम अपने आप
प्रॉक्सिमल पास वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ओके, और ये हो गया पीसीटी के बारे में। A hairpin shaped Henle loop or the loop of Henle is the next part of the tubule which has the descending and the ascending limb। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमने ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल से शुरू किया, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, और उसके बाद आया हमारा हेयर पिन जैसा, ये हेयर पिन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये हेयर पिन जैसा कहलाता है लूप ऑफ हेनले। इसमें होता है एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ओके ठीक है, ये अगला पार्ट हो गया। हैज़ द डिसेंडिंग पार्ट एंड द असेंडिंग लिम्ब। The ascending limb is continuing into the another coiled tubule region called the distal convoluted tubule। अब ये जो ascending loop of Henle है आगे जाकर किस में continue होगा, distal convoluted tubules में। Okay, the distal convoluted tubule of many nephron open into the straight tubule called as the collecting duct। और ये आगे जाकर किस में ओपन हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से और भी ओपनिंग्स हैं, और ये ओपनिंग्स किसकी हैं, अलग नेफ्रॉन्स की हैं। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज़्यादा नेफ्रॉन जो है वो खुल सकते हैं। ओके, और यही हमने डिस्कस किया था कि कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके खुलेगी कैलिसिस में, कैलिसिस आगे जाके खुलेगा रीनल पेल्विस में, और पेल्विस आगे जाके खुलेगा आपका यूरेटर में। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, मैनी कन्वर्ज इनटू द ओपन। ओके, ये बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि मैनी ऑफ विच, जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं ये कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में खुलती हैं, किसके थ्रू खुलती हैं, पहले कौन आएगा, कैलिसिस। पहले कैलिसिस मतलब कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका कैलिसिस, कैलिसिस के बाद पेल्विस, और पेल्विस के बाद यूरेटर। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, द मेलपिगिन कॉर्स्पिकल, आपका जो बोमन्स कैप्सूल और जो ये ग्लोमेरुलस था, इन दोनों को मिला के मेलपिगिन कॉर्स्पिकल बोला जा रहा था। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। अब ये क्या बोल रहा है, दोबारा से डाइसेक्ट करते हैं। बोलते हैं मेलपिगिन कॉर्स्पिकल मतलब ये वाला जो रीजन है, और पीसीटी और डीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पूरा पैराग्राफ है आप यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं ऊपर कॉर्टेक्स में, हमेशा कॉर्टिकल रीजन में रहते हैं ऑफ द किडनी, एंड द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। यहाँ पर देखिए दो तरीके के आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। एक नेफ्रॉन, भाई एक बात तो पर्टिकुलर श्योर है कि ये जो मेलपिगिन कॉर्स्पिकल ये रहा और ये रहा, ये दोनों प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एटलीस्ट ये तीन चीज़ें तो कॉर्टिकल रीजन में ही रहेंगी। ये अगर ये किडनी है, किडनी का इतना रीजन आप जूम करके देख रहे हैं, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये है आपका कॉर्टिकल रीजन, ये आपका मेडुलरी रीजन। अब इसमें भी बोल रहा है कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो लूप ऑफ हेनले है वो जाने की कोशिश करता है मेडुला तक। तो कुछ नेफ्रॉन्स का तो नहीं जा पाता और कुछ का जा पाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या कह रहा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज़ टू शॉर्ट, कि ज़्यादातर में तो शॉर्ट रहता है, इसकी तरह शॉर्ट है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और मेडुला तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन आप देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स, कुछ अदर जो अलग नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। उसका लूप ऑफ हेनले बड़ा लंबा होता है, पूरा मेडुला में अंदर तक जाता है। और इस तरीके के दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनको क्या बोला जाता है, मेडुला में है तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स इनको कहा जाता है। द इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, ई फॉर एग्जिट। हाँ, द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब क्या होगा, मेन ये हो रहा है कि आपका इसके साथ साथ ये जो आप इफरेंट आर्टेरियोल है ये निकलता है बाहर, और ये बाहर निकलता है और ये लपेटा जाता है पूरा का पूरा। आपका ये जो ट्यूब्यूल दिख रहा है ना, इसके ऊपर पूरी तरीके से लपेटा हुआ होता है। अब उसको क्या बोलते हैं कि फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। पूरा रीनल ट्यूब्यूल पे ऐसे कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अ मिनट, बहुत पतले वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप इनटू द यू शेप। अब यही जो ये निकल रहा है ना, इस पे ऐसे ऊपर लगता हो जाएगा, और इसके इस मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा, तो ले लेते हैं हम ये वाला कलर, ये वाला। तो अब
किस तरीके से ये जो निकल रहा है इफरेंट आर्टियोल है, पहले तो ये इसके ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ रहेगा और इसके साथ साथ ये रन होगा पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल आपका लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से। ओके, इस तरीके से और आपस में भी ये कनेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका वासा रेक्टा, ये जो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये हो गया आपका वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये कॉर्टिकल वाले में इतना नहीं होता है, बट जो जुक्स्टा मेडुलरी होता है इसमें जो इस तरीके से वासा रेक्टा इसके साथ साथ जाती है, साथ साथ ऊपर आती है। ये वासा रेक्टा क्या है, ये आ रहा है इफरेंट आर्टेरियल से। ओके,